अच्छू और शीदी इतने बड़े गैंगस्टर्स और डॉन कैसे बन गए? मनावा का एक इलाका है, ढाई वाला अवान। अच्छू और शीदी के बाप को उन बच्चों के सामने सड़क के ऊपर कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। अब इस इलाके में जूना भुच्चड़ और यूनस गुजर का नाम होगा। उनको ये पता चलता है कि जूना भुच्चड़ कचहरी में पेश होने जा रहा है। वो अपने बहनोई को साथ में लाते हैं, जूना भुच्चड़ को कत्ल करते हैं। अच्छू और शीदी बारला बन जाते हैं। उनको कौन ये सब चीजें प्रोवाइड कर रहा होगा? बागबानपुरा की बड़ी सियासी शख्सियत ने उनके सर पे हाथ रखा। अच्छू और शीदी के पास वो गन्ने थी जो बैरून मुल्क से मंगवाई। रशीद उर्फ शीदी बारला, उसने अपनी जो जदीद गन थी उसके ऊपर अंजुमन की तस्वीर लगा दी। उस दौर में कोई ऐसी खबरें सामने आई कि अंजुमन ने क्लेम किया हो कि ये उसको थ्रेट कर रहा है? एक जगह पे उसने ये जरूर कहा कि मेरा उससे कोई इश्क का ताल्लुक नहीं था। उस दौर के अंदर अच्छू और शीदी के अलावा और कौन कौन से प्रोमिनेंट डॉन्स थे? अन्नू चंबेल इंडिया में भी बंदा मार के वापस आ जाता था। लाहौर की जो सबसे बड़ी दुश्मनी है, टीपू टक्कावाला और तीफी भट्ट की जो चली है, उसी कत्ल से दुश्मनी शुरू हुई। उनको मारा कैसे? शीदी की एक कजन थी, उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अंजुमन ने एक निजी महफिल में ये कहा है, शुक्र हो मरे है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द ब्लू ट्रुथ डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट राबिया बुखारी। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे 1980s का लाहौर, जब कुछ इलाकों के अंदर कानून से ज़्यादा गैंगस्टर्स का राज था और खौफ था। ऐसे में तो ऐसे नाम अच्छू और शीदी, जो कि लाहौर के अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर आज भी नाम जो है डिस्कस किए जाते हैं। आखिरकार ये दोनों भाई कौन थे और इनको इतनी ज़्यादा ताकत कैसे मिली, और इनका जो असर रसूख है वो सियासत और पुलिस के अंदर और पूरे शहर के अंदर कैसे फैल गया था, और इन लोगों का बाद में इनकाउंटर कैसे हुआ और ये कैसे मारे गए, इसी के ऊपर आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं क्राइम जर्नलिस्ट शराज निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू जी। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा शराज साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी अच्छू और शीदी के बारे में। दो आम भाई थे, वो इतने बड़े गैंगस्टर्स और डॉन कैसे बन गए? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने राबिया। जब अगर हम पूरे पंजाब के डॉन डिस्कस करें जो टॉप 10 रहे हैं, तो उनके पीछे ऐसी ऐसी स्टोरीज है। यहाँ पे सोशल मीडिया पे लोग ये काम कर रहे हैं, एने 150 कत्ल की तो ने 100 की तो ने 500 मारे, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कोई क्रिमिनल कैसे बना। अच्छू और शीदी की जो आप बात कर रही हैं, वो 6 बहनों के 2 भाई और इल्मदीन एक मेहनतकश था जिसके पास 80 की दहाई में सिर्फ एक बैल था। ज़राअत के पेशे से वो वाबस्ता था। सही है। और अपने घर का गुजारा उसी तरह करता था। हो गया। अब 13 और 15 साल के 2 भाई बागबानपुरा गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट के स्कूल में वो वहां पे पढ़ते थे। सही है। जो इल्मदीन के दोनों बेटे 6 बहनों के भाई। ओके। तो वो मेहनतकश अपने घर का बड़ा अच्छा गुजारा कर रहा था। अब ये इलाका, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ढाई वाला अवान मनावा का एक इलाका है। सही है। वो बिल्कुल उस नहर के करीब है जिसे बीआरबी हम कहती हैं। जी, और जी। ये नहर शुरू से जो बिल्कुल जीरो लाइन है, बॉर्डर के करीब है। वहां से शुरू से स्मगलिंग, 3-4 किस्म की मंशियात, नमक की खासकर और असले की स्मगलिंग होती रही। बेशुमार लोग वहां पे मुलवस थे और हम आगे जाके बताएंगे कि किस तरह पुलिस सरपरस्ती भी करती रही। ठीक है। कुछ लोग हैं जो ऑडियंस में से हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते, हमारे प्रोग्राम्स को पसंद भी करते हैं, देखते भी हैं। उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दी ब्लू ट्रुथ डिजिटल को सब्सक्राइब कर लें। जिस तरह मोटिवेशन मिलती है किसी को उसकी एप्रिसिएशन पे, इसी तरह हमें मोटिवेशन मिलती है कि अगर हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमें लाइक करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें। और जो लोग आज हमारा पॉडकास्ट देख के ये सोचेंगे कि अब 46 साल बाद फिर ये दोबारा कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए एक पैगाम देना चाहता हूं कि बेशुमार ऐसे लोग हैं, सैकड़ों की तादाद में। अगर बाप ने कुछ कहा तो उसे नोबेल प्राइज मिला, तो उसके बेटे ने जब रिसर्च की तो उसे भी नोबेल प्राइज मिला। कई बेटियों ने रिसर्च की, माओ ने की, उन दोनों को मिला। तो वक्त के साथ साथ जब रिसर्च होती है, जिस तरह आज यही का दौर है, तो इस पॉडकास्ट से पुलिस अफसरान भी कुछ सीख सकते हैं कि अगर कोई एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला क्रिमिनल कैसे बना,
तो जिस तरह चाइना और दीगर ममालिक में 327 रिसर्च सेंटर हैं, वो अरसद दराज से देख रहे हैं कि जराइम पेशा को कैसे सीधे रास्ते पे लाया जा सकता है। यहाँ पे भी ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सही। तो अशरफ अवान सही है और रशीद अवान, ये नाम थे उनके दोनों के। जी। तो फिर वो अच्छू और शीदी बारला, अब नाजरीन के लिए ये दिलचस्पी का बायस होगा कि बारला उनको क्यों कहा जाता था। पंजाबी में जैसे पिग, सुअर, उसको बारला भी कहते हैं। तो इतने खौफनाक, इतने खतरनाक तरीन हो गए। अच्छा जो शराज कत्ल करने के साहब, बाद टुकड़े कर दिया करते अच्छा थे। शराज साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी, ये भी जरूर बता दीजिएगा कि ये नाम इन्होंने खुद ही अपने रखे थे, अच्छू और शीदी, या फिर लोगों ने इनको ये नाम दे दिए थे? देखिए, जिस तरह निक नेम होता है कोई भी, अशरफ अवान से जब वो इस फील्ड में आया फिर तो वो अच्छू बारला बन गया, अच्छा। और रशीद अवान से वो शीदी बारला बन गया। अब होता क्या है कि इनका एक चचा था जो इनके बाप इल्मदीन का कजन था। अच्छा। वो स्मगलिंग भी किया करता था, लेकिन उस वक्त इल्मदीन का उससे कोई ताल्लुक नहीं था। वो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहा था। अपने 8 बच्चों को वो पाल रहा था। ओके। अब वो जो अवान था, जुल्फकार अवान उसका नाम था गालिबन, ओके। उसने मुगलपुरा थाना के एक सब इंस्पेक्टर को अपने डेरे पे बुलवाया, और चूंकि वो स्मगलिंग करता था, जो इल्मदीन का कजन था। सही है। और वही सब इंस्पेक्टर हैदर अली उसका नाम था। ओके, इंस्पेक्टर हैदर अली। हैदर अली वो सब इंस्पेक्टर था जो मुगलपुरा थाना में तैनात था। उसको कत्ल कर दिया जाता है, और इल्मदीन के उस कजन ब्रदर ने उसको कत्ल किया कि आप हमारे मुहालफिन का साथ दे रहे हैं और मेरा नहीं। ठीक है। इस वजह से उस सब इंस्पेक्टर को कत्ल कर दिया। तो आज अगर वो होता तो फिर सीसीडी जो है वो उसके साथी उसको छुड़ा कर ले गए होते। अच्छा। उसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ वो इल्मदीन और उसके उस तयाजाद भाई, चचाजाद भाई था, उन दोनों पे दर्ज हो गया। जबकि इस कत्ल में, सब इंस्पेक्टर के कत्ल में, इल्मदीन का कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा। जो कि बाद में साबित हुआ। अदालत ने उसे बेगुनाह होने पर बरी कर दिया। सही। इल्मदीन अपनी बेटियों, 6 बेटियों और 2 बेटों को लेकर शेखुपुरा के इलाके हिरमनार के करीब एक रेंटेड घर में चला जाता है, और अपने उन्हीं बच्चों को भी लेकर वहां चला जाता है। सही है। जब ये वापस आता है तो अपने उन दोनों बेटों के साथ बागबानपुरा के इलाके, जो वहां के लोगों ने तस्दीक की, वो बिजली का बिल जमा करवा रहा होता है। तो उसके बेटे साथ एक शॉप पे खड़े होते हैं। इस वक्त उनकी उम्र है 14 साल और 17 साल। सही है। तो उनके बाप को जूना बुच्चड़, एक गुजर बरादरी से ताल्लुक था उनका, यूनस, ये 2 भी उस वक्त गैंगस्टर थे जो स्मगलिंग किया करते थे। ठीक है शराज साहब, यहीं पर एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि बगबानपुरा के इलाके से एक बहुत ही अहम शख्सियत है, उनका नाम भी बहुत जोड़ा जाता था। उन्होंने भी कोई इन लोगों को पावर्स दी हुई थी, या उनका अस्त्र रसूख भी इस्तेमाल किया जाता था शीदी और अच्छू की जानिब से। तो इसमें कितनी हकीकत है? मैं बिल्कुल राबिया ये डिटेल से बताऊंगा, बिल्कुल था ताल्लुक। लेकिन ये मैं उसके बाप का पहले कत्ल बताने लगा हूं आपको। ठीक। कि उसके बाप को, इल्मदीन को, अच्छू और शीदी के बाप को, उन बच्चों के सामने सड़क के ऊपर सरेआम कत्ल कर दिया जाता है, जब वो अपने घर का बिल जमा करवाने आया था, और उसका ना इस फील्ड से कोई ताल्लुक था, ना कोई जुर्म था। सिर्फ जो वो गुजर बरादरी थी, वो उन्होंने जूना भुच्चड़, जिसका मैंने नाम आपको बताया, उसने कत्ल कर दिया। अब उसके बाद वो देख रहे हैं दोनों बच्चे कि हमारे बाप को सड़क पे कत्ल कर दिया है, वो रो रहे हैं। अभी वो कत्लो गारत की तरफ नहीं आए, अभी वो स्टूडेंट हैं गवर्नमेंट बागबानपुरा कॉलेज के। उसके बाद उनका वही चचा जो सब इंस्पेक्टर के कत्ल में जमानत पर बाहर आता है। ठीक है। अब उसको वही जो गुजर ग्रुप है, यूनस और जूना बुच्चड़, वो कत्ल करते हैं, और पुलिस से मिलकर जो मुकदमा दर्ज होता है वो पुलिस एनकाउंटर का होता है। अच्छा। कि जी पुलिस मुकाबला हुआ है। चूंकि उसने सब इंस्पेक्टर को पहले ही मारा हुआ था, तो पुलिस ने भी फिर उन गुजर बरादरी को इस्तेमाल करके कर उसको भी कत्ल करवाया। कत्ल लेकिन बाद में मुकदमा
एनकाउंटर में कर दिया, मुकाबले का दे दिया। अब ये भी वो देख रहे हैं, पहले बाप कत्ल हुआ, फिर चचा हुआ और झूठा मुकदमा दर्ज हो गया। उसके बाद जो तीसरा कत्ल होता है गुलाम हुसैन, वो उनका मामू था, ठीक है, शीदी और अच्छू का। ठीक है। वो इल्म दिन का ब्रादर निस्बती, उसको कत्ल कैसे किया जाता है कि उसको कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। उनको ये पता था कि अब इस इलाके में जूना भुच्चड़ और यूनस गुजर का नाम होगा। उनको नहीं आइडिया था कि जब 3 कत्ल उन दोनों मासूम बच्चों ने देखे, तो जिस तरह हमने आगाज में ये कहा कि कोई ये नहीं बताता कि कोई क्रिमिनल कैसे बना, तो उसके बाद उनको ये पता चलता है जब 17 साल उम्र थी कि जूना भुच्चड़ फिरोज वाला कचहरी में पेश होने जा रहा है, किसी मुकदमे की समात है और वहां अदालत में पेश होने जा रहा है। ठीक। अब वो क्या करते हैं, एक गैंग तश्कील देते हैं, 9 उम्र गैंग। ओके। उसमें वो दोनों भाई, अब वो अच्छू और शीदी बनने लगे हैं। अशरफ और रशीद से अब अच्छू शीदी बनने लगे हैं। वो अपने एक बहनोई और एक उसके भाई को साथ में लाते हैं, जिसका नाम था अता और इकबाल बाला। ठीक। और ये चारों मिलके फिरोज वाला कचहरी में वो डिसाइड करते हैं कि आज हमने जूना भुच्चड़ को नहीं छोड़ना, जिसने हमारे चचा को और बाप को और मामू को कत्ल किया। ठीक। वहां पर वो जूना भुच्चड़ को कत्ल करते हैं और वहां उसके 2 साथी और भी मारे जाते हैं। ये 3 कत्लों के बाद फिर ये अच्छू और शीदी बारला बन जाते हैं। अच्छा। उसके बाद उन्होंने फिर भत्ते भी लिए, फिर रात चलते वो फायरिंग कर देते लेकिन थे। आपने बताया कि उनकी उम्रें काफी छोटी थी, इतनी तो नहीं थे, तो फिर उनको कौन मतलब कि ये सब चीजें प्रोवाइड कर रहा होगा, या हाँ। कौन उनको? अब मैं आपके उस सवाल का जवाब देता हूं कि बागबानपुरा की जो एक बड़ी सियासी शख्सियत ने उनके सर पे हाथ रखा, तो ये सिर्फ राबिया एक सियासी शख्सियत नहीं है। अच्छा। ये हमारा कल्चर है पंजाब का। यहां पर आज अगर कोई नौजवान कत्ल में जेल में जाता है, तो जो ऑलरेडी बासरफराद हैं वो उसको नोटिस करते हैं कि बच्चा कम आ सकता है। यहां पर हम अगर बताने लग जाएंगे तो 2 घंटे बताते रहेंगे, इतनी लंबी लिस्ट बन जाएगी कि शूटर कैसे बनाए जाते हैं। तो वो एक आला जो सियासी शख्सियत थी उस वक्त, जो आज भी है, उनकी अपनी भी बहुत बड़ी दुश्मनी चल रही थी उस वक्त। तो उनको ऐसे बच्चे, 9 उम्र बच्चे चाहिए थे। और मैं आपको एक साइकोलॉजी की बात बताता हूं कि ये जो 17, 18, 19 और 20 साल की जो उम्रें हैं ना, इसमें अगर कोई बच्चा डी ट्रैक हो जाए, जैसे एक बड़ी मशहूर कहावत है कि नौजवान बच्चा और घोड़ा जब चलते हैं तो वो पीछे नहीं देखते, फिर सही बात है कि क्या नुकसान होगा, वो फिर चल पड़ते हैं। हाँ। और जो ऐसे बासर सियासी शख्सियत जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, उनको ये बड़ा बखूबी अंदाजा होता है, जितने भी इस तरह के लोग हैं, कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है। अब इस्तेमाल कैसे किया, देखें 1972 में 1 यूनिट सिस्टम खत्म हुआ। उससे पहले पाकिस्तान पूरे में 1 यूनिट सिस्टम था। 1972 में पंजाब पुलिस अलग हुई, सिंध पुलिस अलग, बलोचिस्तान अलग और सरहद अलग होगी। और 80 तक पुलिस के पास इतना कोई जदीद असला नहीं था, लेकिन अच्छू और शीदी के पास वो गन्ने थी जो बैरून मुल्क से मंगवाई, मतलब कि स्मगलिंग कर वेपन्स भी यहाँ आई जा उनको दिया गया असला, उनके सर पे हाथ आ गया। फिर उन्होंने, ये कहा जाता है, रिकॉर्ड में भी मौजूद है कि 100 से ज्यादा कत्ल किए। और वो मामूली बात और वो उनके जाती कत्ल थे दुश्मनियों वाले, या फिर किसी ने अपने किसी और को कत्ल करवाने के लिए उनको इस्तेमाल करते चले गए? वो इस्तेमाल भी होते रहे। किराए का कातिल जिसे कहा जाता है, शूटर कहा जाता है जिसे। देखें, बासर अफराद को पता होता है कि शूटर को कैसे इस्तेमाल करना है, फिर वो कत्लो गारत करते रहे। अब इसमें एक और, यानी कि वो इस पीक पे चले गए। बैकग्राउंड मैंने आपको उनका बता दिया है कि उस वक्त वो डर के शेखुपुरा भी चले गए जब चचा कत्ल हुआ है, किराए के घर में रहते रहे। लेकिन फिर बाद में उन्होंने, जब किसी ने बाजू पकड़ लिया, की एक आला सियासी शख्सियत ने, जो आज भी पाकिस्तान की एक आला सियासी शख्सियत है, उस वक्त वो पंजाब लेवल पे क्राइम कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन थे। तो उन्होंने जब लिस्ट बनाई कि जो क्रिमिनल हैं
उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर नाम जो था वो अच्छू शीदी का था। तो फिर अच्छू शीदी ने उसी आला सियासी शख्सियत के एक करीबी अजीज से भत्ता भी लिया कि आप हमें पैसे भी देंगे और हमारा लिस्ट से नाम भी निकलवाएंगे। इसी तरह का एक वाकया उनके भत्ताखोरी का कि वो एक मारूफ मशरूब साज कंपनी है। अब जरा उनका माइंडसेट आपने चेक करना है। वो राबिया है ना कि एक इंग्लिश का बड़ा खूबसूरत मुहावरा है कि लाइफ इज एज गुड एज योर माइंडसेट। ट्रू। अब उनका माइंडसेट क्या था कि हमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं है। अच्छा। उन्होंने एक मारूफ मशरूब साज कंपनी है नवाकोट के इलाके में, उसके मालिक को फोन कर दिया, सीधी बोल रहे हैं एने पैसे चाहिए ने 5 लाख रुपए भेज दे। और उसने आगे से कह दिया कि दरख्ता ना लगे ने पैसे। और उन्होंने कहा ठीक है शाम को आवांगे 4 बजे तेरे को ते दरख्ता नालों ही लावांगे पैसे। फिर वो दोनों भाइयों ने उस मशरूब साज कंपनी के मालिक को किडनैप किया और अपने डेरे पे ले गए। तो फिर पुलिस कहाँ सोई हुई थी भाई? उसने पुलिस को भी तो बताया होगा, जो अच्छू शीदी को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, पुलिस को भी बताया, लेकिन वो ले गए। मतलब कि आप कह रहे हैं कि पुलिस भी मुलविस थी? उसके बाद उनके बगैर तो हो नहीं सकता था ना। हम बताएंगे आगे। जिस तरह वो लेकर गए, फिर उन्होंने कहा जी एने पैसे दे जिन्हें तेरे को उन्हें क्या मैं 7 लाख रुपए दे देना मेरी जान छाड़ दो। उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं। फिर ये बड़ा खौफनाक वाकया है जो रिपोर्ट हुआ बकायदा कि उन्होंने उस मशरूब साज कंपनी के मालिक को दरख्त के ऊपर चढ़ाया कि ये पैसे पकड़ो और ये सुई और धागा है, दरख्त के पत्तों के साथ पैसे लगाओ, पहले खुद लगाओ, टांके लगाओ, फिर तोड़ के नीचे फेंको। लेकिन ये क्यों? तुमने अच्छू शीदी को ये कहा था कि पैसे दरख्तों के साथ तो नहीं लगे होते, हम आज ये बना देंगे बात कि दरख्तों के साथ ही लगे होते हैं और तुम उतार के दोगे। इसका मतलब उनका साइकोलॉजिकली वो बिल्कुल सिक हो चुके हुए थे। जब इस तरह के क्रिमिनल बहुत आगे चले जाते हैं तो उनका माइंडसेट यही हो जाता है कि साढ़े नालों वड्डा भलवान कोई नहीं। सही है। अच्छा शिराज साहब, यहाँ पे ये भी बताएगा कि उस दौर के अंदर इन दोनों के अलावा लाइक अच्छू और शीदी के अलावा और कौन कौन से प्रोमिनेंट डॉन्स थे जिनके साथ इन लोगों की या तो एलाइज थे या फिर उनके अगेंस्ट ये लोग लड़ रहे थे? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अन्नू चंबेल, उस पे बकायदा से एक अलग पॉडकास्ट होता है। वो इस तरह का किराए का कातिल था जो उसी ढाई वाला अवान के गिरदोनवा में, ये बहुत ही क्रिमिनल्स का इलाका रहा है। अच्छा। अन्नू चंबेल, उसका भाई सरू चंबेल, वो चंबेल एक ग्रुप था। अच्छा। और उसके बारे में ये है कि वो इंडिया में भी बंदा मार के वापस आ जाता था। वो इस तरह का किराए का कातिल था। उस वक्त भारत स्मगलिंग होती थी, नमक की स्मगलिंग ज्यादा ये करते थे, असले की स्मगलिंग ये मिली भगत से होती थी। ठीक। लेकिन उस वक्त इंडिया जाना और वापस आना बड़ा आसान था। बहुत सही है, सही है। तो इन दोनों की दुश्मनी थी अच्छू शीदी की उनके साथ? हाँ, जो जूना बुच्चड़ और यूनुस गुज्जर ग्रुप था, अन्नू चमेल उनका सपोर्टर था। और हम अपने नाजरीन को इस पॉडकास्ट के आखिर में ये बताएंगे कि अच्छू शीदी को मारने के लिए पुलिस ने अन्नू चंबेल का कैसे सहारा लिया, क्योंकि उनको ये पता था कि ये ऐसे नहीं मारे जाएंगे। अब उन्होंने फिर बहुत कत्ल किए। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी, तो उनसे गाड़ी छीनी उन्होंने। रास्ते में जाते हुए, पीछे पुलिस है, तो उन्होंने रास्ते में जाते हुए गाड़ी छीनी, उसने मामूली मजामत की तो गोली मार दी उसको। यानी वो इस तरह के क्रिमिनल थे। उसके बाद अच्छू, जिस तरह हम बता चुके हैं पहले भी कि जैसे आज माधोलाल हुसैन मेला चरागा बड़ा मशहूर था, लाहौर में छुट्टी हुआ करती थी, तो इस तरह के अक्सर उर्स जो मेले होते हैं वहां पर परफॉर्मेंसेज होती हैं मुख्तलिफ लोगों की। तो शीदी साहब जो हैं, रशीद उर्फ शीदी बारला, उसको अंजुमन उस वक्त बड़ी जो हाँ फिल्म जी, ये स्टार मैं मारूफ पूछने वाली अंजुमन थी। है। ये तो नाम बहुत ज्यादा सामने आ रहा है हर जगह पर कि बहुत ज्यादा ताल्लुकात थे इन लोगों के आपस में। क्या वाकई में वो मोहब्बत भी करती थी या फिर वो भी इनकी उस जो डॉनगिरी और जो गैंगस्टर थे उनका शिकार हो चुकी थी? राबिया, बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे कहा अंजुमन उसके इश्क में मुब्तला थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इश्क में मुब्तला होती तो उसके मरने पे मिठाई ना बांटती वो पूरे स्टूडियो में। अच्छा। हुआ क्या कि शीदी साहब ने उसको एक परफॉर्मेंस के लिए, वो ढाई वाला अवान के करीब ही एक उर्स होता था सालाना, वहां पे उसको बुलवाया।
कि तुमने आना है। अंजमन वहां पर गई और उसने पूरे जो इर्द गिर्द के सारे गांव के लोग थे उनको इकट्ठा किया, बहुत बड़ा मजमा था। अच्छा। और वहां लोगों ने उस वक्त, उस दौर में लाखों रुपए अंजमन के ऊपर फेंके, लेकिन अंजमन ने ये एक बहुत बड़ा काम किया एक फिल्म स्टार थी, कि टॉप के वो सब। उसने वहां से 1 रुपया भी ना लिया। तो शीदी साहब जो है वो उसकी इस बात से ज्यादा आशिक हो गए, उसने अपनी जो जदीद गन थी उसके ऊपर अंजमन की तस्वीर लगा दी कि ये पैसों के लिए नहीं आई है, मेरे लिए आई है। वो और दीवाना हो गया। अब उसकी डिमांड क्या थी कि अगर तुम फिल्म की शूटिंग कर रही हो और तुम्हें पता चल गया कि शीदी आ गया है, तो फिर तुमने शूटिंग छोड़ के मेरी गाड़ी में आके बैठ जाना है। और ऐसा हुआ। बहुत से लोगों ने जो शोबिस से वाबस्ते हैं उन्होंने तस्दीक की इस बात की कि एक बार शीदी, अब उसके बाद देखें उस दौर में पजारो अच्छा। बहुत ही कम लोगों के पास होती थी, बड़े बहुत आला सियासी शख्सियत उनके पास होती थी, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन उनके पास। तो शीदी के पास भी पजारो थी। ये किसने लेकर दी वो आपको भी पता है। और जदीद असला जिसने लेकर दिया वो जाता है शाहनूर स्टूडियो में अपनी गाड़ी लेके, और गन उसकी बाहर है जिसके ऊपर अंजमन की तस्वीर लगी है। अच्छा, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि उस दौर में कोई ऐसी खबरें सामने आई कि अंजुमन ने क्लेम किया हो कि ये उसको थ्रेट कर रहा है या जबरदस्ती कोई इस तरह के ताल्लुकात रखें, या उससे जब भी इंटरव्यू में पूछा गया तो वो क्या कहती थी कि क्या ताल्लुक था इन लोगों का आपस में? देखें, वो इस बात पे बात ही नहीं करना चाहती थी। बेशुमार जगह पे वो गई, लेकिन एक जगह पे उसने ये जरूर कहा कि मेरा उससे कोई इश्क का ताल्लुक नहीं था। अब यहाँ पे बेशुमार ऐसे वाकयात हैं, बेशुमार शोबिस जो फिल्म स्टार हैं, मर्डर हो चुकी हैं। नादरा, नैना, ये सारी इसी तरह कत्ल हुई हैं। तो अंजमन अगर उसकी बात उस वक्त ना मानती, तो जिसने पाकिस्तान की आला सियासी शख्सियत के करीबी इसी से बता ले लिया, तो वो अंजमन का भी हाल कर सकता था। लेकिन ये वही बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते और घर से भाग गए थे अपने बाप के साथ, तो फिर वो स्टेज अच्छा, तक पहुंचे। अच्छू और शीदी दोनों की शादी हुई हुई थी या शादी नहीं हुई हुई थी दोनों की? हाँ, बिल्कुल शादी हुई थी। और जो अच्छू है खासकर, देखिए इन लोगों के बड़े मुआशके होते हैं, इनकी शादियां कई जगह पे इनके मुआशके चल रहे होते हैं। अब अंजमन का जो वाकया वो हम एंड पे बाकी कोड करेंगे, फिर सब नाजरीन को आपके पॉडकास्ट की वसातत से ठीक है। पता चल जाएगा कि वो आशिक नहीं थी, खौफजदा थी। अब अच्छू और शीदी दोनों, इनका बकायदा हर जुबान ज़द्द-ए-आम थी ये नाम। वो अच्छू शीदी ने, हाँ, इसमें एक बड़ी अहम बात कि दरिया रावी उस वक्त जो बेला होता था वहां पे, ये सबसे ज्यादा उसको यूज करते थे कि अगर पुलिस ने कोई रेड कर दी है तो ये इन्होंने कश्ती रखी होती थी, कश्ती पे पार हो जाते थे और पुलिस को पता ही नहीं चलता था। वो ढाई वाला अवान में जो दरिया का किनारा है वो ऐसा किनारा है कि अगर दूसरी तरफ चले जाओ तो शेखुपुरा, फिरोज वाला, वो लाहौर से ही हट जाता है बंदा। तो कई बार वो वहां से कश्ती में ही निकल जाते थे असला लेके। अच्छा। तो एक अरसा तक उन्होंने कत्लो गारत की, लेकिन जो आला सियासी शख्सियत जिसका आप नाम आपको पता है, तो फिर उन्होंने बकायदा सरपरस्ती की, गाड़ियां लेकर दी, जदीद असला लेकर दिया। सही। अच्छा, ये बताइएगा, आपने कहा कि दोनों की शादियां हुई हुई थी, जी बिल्कुल, इनकी उनकी तो शादियां बच्चे भी थीं। थे, बच्चे भी थे। तो फिर उनको नहीं बाद में मर्डर किया गया? वो देखें- कहाँ गए? देखें, आज अगर आप पंजाब के गैंगस्टर की हिस्ट्री देख लेना तो इनका अंजाम बहुत बुरा होता है। आतिफ चौधरी बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम था वो, लेकिन जब वो उसकी पुलिस एनकाउंटर हुआ, उसका फेक एनकाउंटर हुआ, तो उसके घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी था। उसके वालिद की लाश आज तक नहीं मिली। ईद मोहम्मद कहाँ गया किसी को नहीं पता। तो वो इस तरह की जो जिंदगी है, मैं इसमें ये भी कहना चाहता हूं, मैं अक्सर ये कहता हूं कि क्रिमिनल हैज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज क्राइम आफ्टर ऑल एट एनी कॉस्ट। और हम किसी भी पॉडकास्ट में किसी क्रिमिनल को जस्टिफाई नहीं कर रहे, नहीं। ना हम हीरो बना के पेश कर रहे हैं। हम अपने नौजवानों को ये बता रहे हैं कि अगर वो इस तरह की लाइफ गुजारेंगे तो उसका ये तो कोई भी क्रिमिनल, कोई भी गैंगस्टर, वो बहुत कम है कि वो
40-50 साल से ऊपर गया हो वो पहले ही मर जाते हैं जवानी में। अच्छा शराज साहब ये भी बताएगा कि ये सारा कुछ तो पुलिस को भी पता था, गवर्नमेंट को भी पता था उस वक्त में, तो क्या पुलिस ने कभी इनको पकड़ने की कोशिश नहीं की, और अगर की तो फिर ये लोग बाहर कैसे आ जाते थे? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। उस वक्त एसएसपी लाहौर थे राना मकबूल, जो बाद में डीआईजी हुए, आईजी सिंध रहे, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हाँ भी जी, बने वो। हाँ जी, हाँ जी। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, वो दुनिया से चले गए हैं। तो राना मकबूल साहब को भी अच्छू और शीदी ने थ्रेट किया, अच्छा। और एंड पे जब उन दोनों भाइयों का अंजाम हुआ तो उस वक्त भी राना मकबूल ही थे। वो हम बाद में बताएंगे। जो आपने जिक्र किया कि पुलिस क्यों नहीं पकड़ती थी, अब एक इंस्पेक्टर, मैं उनका नाम जानता हूं लेकिन मैं डिस्कस नहीं करता, वो जाके एसएचओ मनावा लगते हैं। अच्छा। और वो रात को वहां पे नाका लगा देते हैं कि यार इतने बड़े बदमाश ने भी नाका लाओ तुसी। तो वो नाका जब लगवाते हैं डीएसपी और एसएचओ मिलके, उसके बाद जब वो देखते हैं कोई 20 मिनट बाद नाका गायब है, तो वो उनसे पूछते हैं जो मुलाजिम नाके पे थे कि भाई यहाँ पे नाका लगाया था। उन्होंने कहा जी वो साहबा ने कहा असी बंद करता नाका। उन्होंने कहा साहबा ने कहा, केड़े साहबा ने कहा? उन्होंने कहा जी अच्छू शीदी ने कहा इतने नाका नहीं लाना, असी लंघने इतों। तो उनका इस तरह का था, वो चलती गाड़ी से फायरिंग कर देते थे। कई पुलिस मुकाबले किए उन्होंने। तो इस तरह का खौफ था, पुलिस को भी पता था। कांस्टेबल से लेके उस वक्त डीआईजी रेंज हुआ करता था। अच्छा। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और उकाड़ा का एक डीआईजी होता था। अच्छा, ठीक। और एक एसएसपी लाहौर में, और बाकी भी इजला में इसी तरह। तो पुलिस को भी ये पता होता था कि इनके पास जो गन्ने हैं, लेकिन आज तक जो प्रोवाइड करने वाले थे जिन्होंने सरपरस्ती की, उनके नाम नहीं है। सही है। अच्छा शराज साहब, एक और चीज़ ज़रूर बता दीजिएगा कि ये भी कुछ खबरें सामने आई थी कि जो राना मकबूल साहब थे, जब उन्होंने पकड़ने के लिए गए हैं अच्छू और शीदी को, तो उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से, और ये भी कहा जाता है कि एक बहुत आला शख्सियत थी, उनकी कॉल भी गई थी कि वहाँ से पुलिस को भेज दिया जाए, लेकिन राना मकबूल साहब ने इनकार कर दिया था। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सही, आपने बड़ा रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन किया है। ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बेशुमार दफा हुआ है, खासकर पंजाब की जो तारीख है गैंगस्टर्स के हवाले से। तो अगर सियासतदान और पुलिस अफसरान सरपरस्ती ना करें तो गैंगस्टर जो है वो इतना परवान नहीं चढ़ सकता। यहां पर आप जिसका नाम लेंगी तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ निकल आता है, जो सबको पता होता है, और जो खासकर पुलिस अफसरान और सियासतदान है। यहां पर सीआईए के कई इंस्पेक्टर्स हैं जो दुबई में जाके इश्तहारियों से शॉपिंग करते रहे हैं, इंक्वायरियां भुगतते रहे हैं, तो वो बाकायदा राब्ते में होते हैं। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं कि साबिक चीफ जस्टिस से इफ्तिखार चौधरी, उनका बेटा अरसलान इफ्तिखार एएसपी, उसको एक इश्तहारी ने थ्रेट किया, कोई मैं तन देख लांगा वड्डे पुलिस अफसर नूं। असलम बस्सा नाम था उसका। अच्छा। तो जब सो मोटो लिया गया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो लिया कि मुझे ये बंदा चाहिए जो 18 साल से इश्तहारी है और पुलिस पकड़ ही नहीं सकी। तो 24 घंटों में वो बंदा गिरफ्तार भी हुआ और उसका पुलिस एनकाउंटर भी हुआ। तो व्हाट डज इट मीन कि जो 18 साल से नहीं पकड़ा गया वो 24 घंटों में पकड़ा जा सकता है? मतलब कि वो तब भी पकड़ा जा सकता था। तो यहाँ पे ये लाहौर की जो सबसे बड़ी दुश्मनी है टीपू टक्कावाला और तीफी भट्ट की जो चली है, तो ये इतनी खौफनाक बात है कि एक गलत कत्ल से, देखें बिल्ला टक्कावाला जो है उसके कत्ल में तीफी भट्ट का नाम ही नहीं था, ना एफआईआर में नाम था, ना किसी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नाम था, चालान जमा होने तक ना उसको पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, ना उसका उस कत्ल में कोई ताल्लुक था। सही। लेकिन उसको ऐसा एग्जैजरेट किया गया कि उसी कत्ल से दुश्मनी शुरू हुई। तो आज टीपू टक्कावाला, बलाज, बिल्ला पहलवान, तीफी भट्ट, उसका बहनोई जोहेद भट्ट उसी दुश्मनी की भीड़ चढ़ गए। सही है। अच्छा शराज साहब ये बताएगा कि उस वक्त में कुछ ऐसी भी सुर्खियां बनी थी अखबारों की ज़ीनत जिसमें बताया गया कि जो अच्छू और शीदी जब उनको गिरफ्तार किया गया तो वो वहां से फरार हो गए थे, तो क्या ऐसा भी कुछ उस वक्त में हुआ था या फिर ये सिर्फ फेक न्यूज थी? देखें बिल्कुल कई बार पकड़े गए, तो उनके भाग पास भी इतनी जाते थे। जदीद गन होती थी कि पुलिस वाले खुद छोड़ देते थे कि यार इनको छोड़ दें। मैं आपको एक वाकया कोट करता हूं, बड़ा खौफनाक वाकया है,
तारीख का हिस्सा है वो। अच्छू पकड़ा जाता है, वो जेल में होता है, लाहौर कैंप जेल में। अब आज भी उस कैंप जेल के अकब में पुलिस अफसरान के दफातर और हाइशगाहें मौजूद हैं। तो उसको पता चलता है, अच्छू को सुपरिंटेंडेंट उस वक्त का जेल का, वो उसको बुलवा के, एक कसूरी चक्की होती है जो सजा के तौर पे जेल के अंदर उसको बंद किया जाता है, जो जेल का नज्मो नस्क खराब करे। सही। अच्छू को उसमें बंद कर दिया गया कि तुम मंशियात बेच रहे हो जेल के अंदर। तो अच्छू के साथ वही उसका जो बहनोई का भाई बाला, वो भी अंदर होता है। तो सीधी जदीद कलाशनकोफ लेके तो आईजी जेल खाना जात के घर पहुंच जाता है अकेला ही, और वहां पे जाके फायरिंग भी करता है और बकायदा आवाज देता है कि बाहर निकलो आईजी, मेरे भाई को जेल में तंग कर रहे हो। तो फिर अच्छू को जेल की छत पे चढ़ाया गया कि अपने भाई को बताओ, हमने तुम्हें चक्की से बाहर निकाल दिया। ये वही दो बच्चे हैं खतरनाक जो बने बाद में, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, और उनके सामने उनके बाप को कत्ल किया गया, चचा का पुलिस मुकाबला बना दिया गया कत्ल का। तो आला पुलिस अफसरान को भी ये चाहिए कि झूठे मुकदमात दर्ज करना बंद कर दें, और जो मेरिट पे हो उसको जरूर तफ्तीश करें, और जो फेक एनकाउंटर हैं वो बाजुकात इस तरह की कत्लो गारत को बढ़ावा देते हैं। फिर उनको मारा कैसे? मारा कैसे? जिस तरह आपने सवाल किया कि अच्छू, खासकर जो शीदी था, अच्छू तो जेल में था, शीदी की एक कजन थी जिसको वो पसंद करता था, लेकिन उसी कजन का भाई बिल्ला और बिल्ली, वो बड़ा मशहूर था उस वक्त, उसको पता था कि शीदी ने आज हमारे घर आना है मेरी बहन को मिलने। अच्छा। उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, और डीआईजी और जो एसएसपी थे राना मकबूल, उनके नोटिस में आया, उनको थ्रेट भी मिल चुका था पहले कि सीधी आज शादरा के इलाके में मौजूद होगा। तो फिर जिस तरह आपने वो आगाज में ये कहा कि और कौन से गैंगस्टर थे, अन्नू चमेल, अनवर उर्फ अन्नू चमेल, वो अलग से किसी दिन पॉडकास्ट करेंगे, वो भी 100 से ज्यादा कत्ल किए उसने, उसको हायर किया गया। सही। तो सीधी पर फायरिंग उससे करवाई गई, और जब वो मारा गया तो उसके बाद पुलिस एनकाउंटर बनाया गया कि जी पुलिस को पता चला इसने फायरिंग की, और जवाबी फायरिंग में सीधी मारा गया। सही अब है। अच्छू और सीधी की जो वालदा, रिश्तेदार, उन्होंने बकायदा प्रोटेस्ट किया, जुलूस निकाला, और जो गन उस पर डाली गई, उसकी मां ने कहा उस वक्त कि ये गन नहीं है, ये सीधी की गन नहीं है, उसके ऊपर तो अंजमन की तस्वीर लगी है, तो ये मेरे बच्चे को अन्नू चमेल से मरवाया गया है, उसकी मां ने कहा। ठीक है। और ये बाद सीधी में क्या आपने बताया कि इस तरह से इनकाउंटर करके उसको मर्डर कर दिया उसके बाद उसी की लाश कैंप जेल ले जाई जाती है। अच्छा। उसके भाई को दिखाई जाती है अच्छा। कि तुम्हारे भाई का ये अंजाम हो गया, और अब तुम भी अगर जेल के अंदर ऐसे करोगे। फिर उसके बाद उसका भाई अच्छू और एक और और जो साथी था, उन दोनों को निकाला जाता है हुक्मनामा तलबी एक डकैती के मुकदमे में कि जी हमने इनसे बरामदगी करनी है जो पुराना स्टाइल है। तो उनको भी ले जाकर एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है। तो ये वो जो दो बच्चे थे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बागवानपुरा में, ये फिर उनका अंजाम हुआ। देखें, जो बुराई के रास्ते पे चलेगा उसका अंजाम बुरा ही होगा। लेकिन आज पूरी दुनिया में रिसर्च सेंटर बने हैं, चाइना में 327 हैं, वो हर जुराइम पेशा से पूछते हैं आपके कितने बहन भाई हैं, आपका बाप क्या करता था, आप इस तरफ कैसे आए। तो फिर चाइना में तो 2 क्रिमिनल जेल से निकलने के बाद मिनिस्टर भी बन गए। तो हमें ऐसी काउंसलिंग करनी चाहिए। नौजवानों के लिए भी ये एक पैगाम है आपके पॉडकास्ट की वसातत से। बिल्कुल सही कि ये रास्ता इंतहाई खतरनाक, नस्लें तबाह हो जाती हैं, जनरेशंस आपकी तबाह हो जाती हैं। आज उनकी फैमिली गुर्बत का भी शिकार है। इतना जिन्होंने पता लिया 80 की दहाई में, तो फिर उनकी अयाशियां, उनकी जो लाइफस्टाइल था वो सब खत्म हो गया। था। आज वो कब्रों में है, लेकिन अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं करके गए। कुछ नहीं करके गए। तो ये पुलिस अफसरान के लिए भी एक पैगाम है कि अगर आप इस तरह के काम ना करें जिस तरह उसका चचा, उसने पुलिस को, सब इंस्पेक्टर को मारा था, उसको सजाए मौत करवानी चाहिए थी,
उसने भी मैनेज किया, बाद में उसको कत्ल किया, उसके बाप को किया, मामू को कत्ल किया, टुकड़े किए, उन्होंने भी बड़ी लाशें ऐसे फिर टुकड़े करके दरिया में फेंकी। लेकिन एंड उनका फिर वही हुआ, दोनों भाइयों को मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। अच्छा ठीक है शराज साहब, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि पुलिस की सरपरस्ती के बगैर इस तरह के गैंगस्टर जो हैं उनके पास इतनी पावर्स नहीं आती, तो मेरे पास भी कुछ नाम है, जैसे कि एक हनीफ बाबा, भोला सुनियारा, हुमायूं गुजर और आतिफ चौधरी। इनके बारे में बताएं, इनका क्या बना था? राबिया, मुझे लगता है आप भी पंजाब की, खासकर लाहौर की हैं और आपको गैंगस्टर में बहुत दिलचस्पी है। जो नाम आपने लिए, ये टॉप 10 था उस दहाई में। ये वो टॉप 10 था जो जिनके पास किराए के कातिल सैकड़ों की तादाद में होते थे, और इन सबको लीड करता था भोला सुनियारा, अच्छा। जिसने जमरौद में वहां पे अपना एक डेरा बना रखा था, और जो इश्तहारी होते थे वो सारे वहां पे जाके पना लेते थे। अच्छा। अब भोला सुनियारा वो बिलोंग टू सियालकोट, उसका बाप एक सुनार था, और भोला सुनारा 13 साल की उम्र में अपने बाप के साथ बैठ के शॉप पे काम करता था। ठीक। उसके बाप पे एक झूठा मुकदमा एक एमएनए के कहने पे दर्ज किया गया कि जी एने 5 तोले जेवर मेरा चोरी कर लिया। उसने कहा कि मैं इसमें मुलव्वस नहीं हूं, ना मैंने फ्रॉड किया है। पुलिस को पता था कि ये पर्चा झूठा है, लेकिन एक एमएनए ने करवाया तो कर दिया। बाद में उसका बाप जेल में मर गया, और भोला सुनियारा की वालदा जो उसको मिलने जाती थी, जेल के अंदर एक मुलाजिम ने उसको धक्का दिया, वो उसका सर दीवार पे लगा, वो बाहर आई, जख्मी थी, उसके बाद वो भी कुछ महीने बाद फौत हो गई। तो फिर भोला सुनियारा ने, जो अपने बाप के साथ 13 साल की उम्र में काम सीखता था ना, फिर उसने सबसे पहले उस एमएनए को कत्ल किया, उसके साथियों समेत। ग्रज रख लेते हैं ना फिर। तो वो फिर भोला सुनियारा वही हुआ कि फिर उसने बासरफ रात के लिए किराए के कातिल पैदा किए, और जो इस तरह के शूटर होते थे, नाजी भट्ट, अच्छा। वो एक इतना बड़ा गैंगस्टर हुआ है। पसरूर में रहने वाला नाजी भट्ट अपने 3 भाइयों के साथ और बाप के साथ लाहौर आता है। मिस्री शाह के इलाके में मिठाई की दुकान पे वो काम करता था। अब उसके भाई को एक सब इंस्पेक्टर ने भट्टी में डाल दिया जुए की रकम की वजह से। तो फिर नाजी भट्ट भी भोला सुनियारा के पास चला गया, और फिर उसने उस सब इंस्पेक्टर को उसके साथी समेत बुर्का पहन के कत्ल किया। अच्छा। हाँ जी। तो इस तरह ही आतिफ चौधरी आज अंदरून लोहारी में वो एक स्टूडेंट लीडर था, तो वो भी फिर इतना बड़ा गैंगस्टर बना। जो हनीफा बाबा की आपने बात हाँ की, जी। तो हनीफा बाबा बिल्ला ट्रकावाला के डेरे पे पल्लेदार थे, वो बोरियां भी उठा लेते थे। उनका जो बाप ईद मोहम्मद, जिसका मैंने जिक्र किया, वो लाश ही गायब हो गई, तो फिर उसके कहने पे वो बिल्ला ट्रकावाला के साथ गनमैन भी बन गए। लेकिन फिर जब एक चौधरी सदीक था डीएसपी उस वक्त सीआईए कोतवाली में, उसने उसकी फैमिली की औरतों को जब थाने में बुलवाया, उनके साथ बदतमीजी की गई, कुछ ऐसे हार्श वर्ड इस्तेमाल किए गए, तो फिर उन्होंने भी भोला सुनियारा के पास जाके पनाह ली। मतलब कि सब लोग, वो लीडर बन चुका हुआ था, लीडर बन गए, उसके पास जाते थे। वो फिर वहां पे गए। हुमायूं गुजर सोफा बनाने वाला काम करता था, सोफा की पोशिश का काम करता था। वो एक छोटी सी मोहल्ले की लड़ाई में वो जाता है, वहां सियालकोट के बब्बू खान एक बहुत बड़ा बदमाश हुआ है उसके पास कि भाण मेरी सुलह करा दियो। तो उन्होंने देखा क्या बड़ा दलेर मुंडा है, उन्होंने कम ते लाता, कम ते लाना मित्र उसको शूटर बना दिया। फिर हुमायूं गुजर ने भी 100 से ज्यादा कत्ल किए, और पाकिस्तान की तारीख में वो पहला बदमाश था जो असलम नाम से अपना पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड बना के पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में फिरता रहा। और लाहौर एयरपोर्ट पर डीएसपी मसूद अजीज थे सीआईए के, उन्होंने मुखबरी पर उसको जहाज से उतारा था जाके, कि हुमायूं गुजर जब 100 कत्ल कर चुका था। तो ये इनकी बेशुमार हिस्ट्री हैं। तो अगर इन पे भी गौर किया जाए तो वो मेहनत कशी थे, जो बाद में फिर ऐसा दूर गए, फिर वापस ना आए और कब्रों में चले गए। लेकिन ये सारी पावर और जो सारे इस तरह के जराइम की दुनिया के अंदर एक कदम रखते हैं, उसके पीछे ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो खाली अकेले नहीं होते, उनके साथ जो पावर साथ जुड़ जाती हैं, जैसे कि कोई भी सपोर्ट मिल जाती है, उसके बगैर वो कुछ भी इतने बड़े बड़े गैंगस्टर, इतने बड़े बड़े डॉन्स बन ही नहीं सकते। राबिया, मैं एक आखिरी बात करता हूँ आपके प्रोग्राम के आखिर में। आपने नाम सुना होगा, क्योंकि आपको बड़े गैंगस्टर्स के नाम का पहले ही पता है। अच्छा शुक्रवाला लाहौर का बहुत बड़ा नाम हुआ है, तो उसका बाप और अच्छा शुक्रवाला खुद भी किला गुजर सिंह लाहौर में बर्फ का पट्टा लगाया करते थे।
तो फिर जो उस वक्त मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने उसको बेटा बना लिया। तो फिर उसने पाकिस्तान की एक मारूफ फिल्म स्टार को किडनैप किया और गवर्नर हाउस में ले गया। ये वाकया सबको पता है। तो वो अच्छा शुक्र वाला बेटा किसका बना? गवर्नर का। तो इस तरह के लोग जब सरपरस्ती करते हैं तो वो फिर अब टीवी बट। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इन सारे गैंगस्टर्स का खात्मा किसी मखसूस वजह की वजह से नहीं किया जा रहा था, जैसे कि क्योंकि वो उन लोगों के लिए भी काम कर रहे थे इसीलिए खात्मा नहीं हो रहा था? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। फिर पाकिस्तान की तारीख में आतिफ चौधरी जब इश्तहारी था और पुलिस उसको तलाश कर रही थी, तो एक आज भी वो मौजूद हैं, उनके चचा आईजी थे लाहौर इस तरह के इलाके में। तो आतिफ चौधरी इश्तहारी था जब, तो उनके घर में था। तो ये इस तरह की प्रोटेक्शन जब होती है, जब आतिफ चौधरी ने फिर लोहारी थाना की हवालात के अंदर एक बात की कि मैंने फलां सियासी शख्सियत के कहने पे जब कत्लो गारत की है तो तब मैं ठीक था। फिर दूसरे दिन एक इंस्पेक्टर की ड्यूटी लग गई कि अब इसकी जुबान बंद कर दी जाए, तो बंद हो गई। फिर एक उसको ले जाते हैं और साथी वही छुड़ाने आए और आतिफ चौधरी का भी काम तमाम हो गया। तो ये अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, बाद में फिर उनको मरवा दिया जाता है। ऐसे बेशुमार कहानियां और वाकयात इस्तेमाल करने के बाद इस्तेमाल करते हैं। पुलिस अफसरान भी इस्तेमाल होते हैं। जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसमें बड़े पुलिस अफसरान इस्तेमाल होते हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी, जब उनके भाई को मुर्तजा भुट्टो को बिल्कुल उनके मर्डर घर कर के दिया गया। करीब कत्ल किया गया। तो बाद में जो पुलिस अफसरान थे उनको प्रमोशंस हुई, तो फिर उसके पीछे कौन था वो आपको पता है अच्छी तरह। ठीक है, थैंक यू सो मच शराज साहब फॉर योर टाइम। आपने बहुत अच्छे तरीके के साथ डिटेल में बताया कि अच्छू और शीदी जो गैंगस्टर्स हैं, बेसिकली वो गैंगस्टर्स की दुनिया के अंदर आकर ये क्राइम की तरफ किस तरह से चले जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद करते हैं हमारे देखने वाले ऑडियंस के लिए हमारा आज का पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।